अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग बैक फॉर डेली सेशन। आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद है शहजाद, तो आइए इन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो मूविंग टुवर्ड्स आवर सेशन आज, सर मैं आपसे सबसे पहले सवाल ये पूछूंगी कि आईएमएफ का, आपको पता है कि वक्त आ रहा है, तो आपको क्या मामला जो है आ रहे हैं? आईएमएफ जो है वो इस बार क्या कंडीशंस जो है वो रखेगा? जो नई आईएमएफ की डील में जो है वो एक्सटेंड फंड की जो डील है, तो अब में आपको क्या लगता है? और एक्सटेंड फंड की जो डील है, आपको क्या लगता है गवर्नमेंट जो है वो 3 साल अ, में जो है वो कोशिश करेगी कि 5 साल तक ले जाए उसको? जी बहुत शुक्रिया अरीबा। देखें, आईएमएफ का जहाँ तक ताल्लुक है, नए जो है प्रोग्राम का, आपने खबरें पढ़ी होंगी आज की भी। तो आई थिंक आईएमएफ जो है अब शायद 1.3 ट्रिलियन रुपीस, तकरीबन 1300 अरब के टैक्सेस, एडिशनल टैक्सेस की बात कर रहा है। और जब 1300 अरब की हम बात करते हैं तो इसमें दो चॉइसेस हैं। एक तो ये कि आप एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स को टैक्स लगाएं, जिसमें कॉर्पोरेट सेक्टर पे ऑलरेडी टैक्स बर्डन बहुत ज़्यादा है। ऑलरेडी कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो आपको पता है 29% कॉर्पोरेट टैक्स है, और इसके साथ 10% जो है वो सुपर टैक्स भी है। उसके अलावा और बहुत सारे छोटे टैक्सेस हैं, जिसकी वजह से एक कॉर्पोरेट एंटिटी को बहुत मुश्किल हो गया है पाकिस्तान में जो है वो इन्वेस्ट करना और बिजनेस करना, और जो है कुछ जो है सेविंग्स करके उसको री इन्वेस्ट करना। तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी टफ सिचुएशन है। और दूसरी चॉइस ये है कि जो है, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो डिसीजन मेकर्स हैं, वो जो है, जो नॉन टैक्स पेइंग सेक्टर्स हैं, जिसमें हम बहुत बात करते आए हैं, होलसेल रिटेल की और रियल एस्टेट की, एग्रीकल्चर की, और बहुत सारे सेक्टर्स हैं प्रोफेशनल्स की, जो कि टैक्स नेट से बाहर है। बहुत सारी मार्केट्स हैं, छोटी मार्केट्स हैं जो टैक्स नेट से बाहर हैं। तो या तो गवर्नमेंट उन पर टैक्स करे और उनको छोटा टैक्स करे और यहाँ से टैक्स पूरा करे, और फॉर्मल सेक्टर से टैक्स को कम करे, ताकि मुल्क में इन्वेस्टमेंट हो। तो ये जो 1.3 ट्रिलियन रुपए की नए टैक्सेस की बात हो रही है, मैं उम्मीद करता हूँ कि इन सेक्टर्स पे टैक्स किया जाए जो कि टैक्स नेट में नहीं है, और फॉर्मल सेक्टर से टैक्सेस को कम किया जाए। तो ये एक बड़ा इशू होगा, जो कि देखना होगा कि बजट में कैसे इसको गवर्नमेंट जो है वो टैकल करती है। बाकी मुझे लगता है इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस, गैस की प्राइसेस काफ़ी हद तक हम पास ऑन कर चुके हैं, काफ़ी हद तक उसका इम्पैक्ट ले चुके हैं। इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी हो चुकी है, और रुपया भी अपनी वैल्यू के 3 4 5% के जो है वो वेरिएशन के साथ है। तो मेरा नहीं ख्याल कि और कोई बड़ी चीज़ें होंगी। हम रिजर्व्स में थोड़े स्टेबल हो गए हैं, लेकिन ऑफ कोर्स अपने जो कर्जों की अदायगी है वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और उसमें देखना होगा कि आईएमएफ जो है शरह सूद को कहाँ देखता है और पाकिस्तानी रुपए की कदर को कहाँ देखता है डॉलर के अगेंस्ट। ये इंपॉर्टेंट होगा कंसिडरेशन। फिर ऑफ कोर्स एनर्जी सेक्टर के रिफॉर्म्स हैं, वो आपसे रिक्वायरमेंट करेगा आईएमएफ के एनर्जी सेक्टर को रिफॉर्म करें, ताकि आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है एनर्जी की वो, और सप्लाई की जो कॉस्ट है, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन, वो आपकी कम हो जाए। फिर उसके साथ साथ टैक्सेस मैंने बात कर ली, एनर्जी हो गया, फिर इंटरेस्ट रेट्स की हमने बात की कि आईएमएफ हो सकता है बहुत ज्यादा नीचे इंटरेस्ट रेट्स ना करने दे, या फिर ये कहे कि इन्फ्लेशन को पहले सब्सटैंशियली नीचे आने दें, ताकि रियल इंटरेस्ट रेट्स पॉजिटिव हो और सेविंग्स ज्यादा हो, ताकि महंगाई में कमी हो। तो इस तरह की चीजें डेफिनेटली हो सकती है। और फिर प्राइवेटाइजेशन, जो एसओईस की हम बात करते हैं, उस पर बहुत ज्यादा मेरा हमें इंटरेस्ट होगा। सर बजट की आपने बात की, तो आपको क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है ये जो मौजूदा फाइनेंस मिनिस्टर हैं मोहम्मद औरंगजेब साहब, तो उनकी सरबराही में बजट के मामला जो है वो आपको किस तरीके के नजर आ रहे हैं? टैक्स रिफॉर्म्स पे आपने बोला, तो आपको क्या मामला जो है नजर आ रहे हैं? आईएमएफ हमारे साथ जो है वो बजट में क्या शराइत जो है वो रखेगा, आपको कुछ आइडिया है? जी मैंने उसका अभी जवाब दिया ना डिटेल में कि जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो भी ऑफ कोर्स ये देखेगी कि एफबीआर की डिजिटाइजेशन की बात हो रही है, क्या एफबीआर को जो है वो सिस्टम ड्रिवन किया जाए कम्प्लीटली। लेकिन मैं समझता हूँ डिजिटाइजेशन के साथ साथ आपको टैक्स रेट्स को भी कम करना होगा, ताकि लोग टैक्स नेट में आए, इंसेंटिवाइज करना होगा, लोगों की ये घबराहट दूर करनी होगी कि भाई आप टैक्स भी देते हैं, आप कमाएंगे तो टैक्स देंगे। लेकिन मेरे ख्याल में विद टाइम होगा, जब आप रिवॉर्ड देंगे टैक्स पे करने का, टैक्स पेयर को आप रिवॉर्ड देंगे क्योंकि यही टैक्स आपकी वेलफेयर के लिए लग रहा है। लॉन्ग प्रोसेस है, इतना आसान नहीं है, लेकिन मुझे लगता है काफी चैलेंजिंग बजट होगा। इतना आसान नहीं होगा आईएमएफ की शराइत के साथ बनाया जाए। सर इंटरेस्ट रेट की आपने बात की, तो आपको क्या इंटरेस्ट रेट कम होते हुए नजर आ रहे हैं? फिर जो ये कामरान खान की ट्वीट भी आई थी
तो ये इमरजेंसी मीटिंग कॉल होनी चाहिए, इंटरेस्ट रेट को जो है वो नीचे करना चाहिए, क्योंकि इन्फ्लेशन तो हम देखते हैं अप्रैल के महीने में 17.40 आया था। तो आपको क्या लग रहा है, इंटरेस्ट रेट कम होते हुए आपको दिख रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता इंटरेस्ट रेट जो है इतने जल्दी कम होंगे जब तक बजट नहीं आ जाता और आईएमएफ का जो प्लान है वो सामने नहीं आ जाता, नया प्रोग्राम जो। और हमारा प्लान क्या है आईएमएफ के प्रोग्राम को लेकर, रिफॉर्म्स हमने क्या क्या करने हैं। तो मेरे ख्याल में इसमें क्लैरिटी आएगी, उसके बाद ही आप एक्सपेक्ट करें कि शेयर सूद में कमी होगी। और मुझे लगता है जून के बाद ही आप एक्सपेक्ट करें। जून में कोई कट कट तो दिया जा सकता है, बट मैंने फिर वही कहा कि इसमें ग्लोबल फैक्टर्स भी हैं कि इंटरनेशनली भी जो है शेयर सूद में जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज की गई है शेयर सूद पिछले कई सालों से, 2-3 सालों से। और अब जो है शेयर सूद में कटौती की बात तो हो रही है, लेकिन बहुत डिले हो गई है कटौती वहाँ पे भी, इंटरनेशनली भी। तो अगर हम इंटरेस्ट रेट कम करते हैं और इंटरनेशनली जो है वो टाइटनिंग चलती है, इंटरेस्ट रेट्स बढ़े हुए रहते हैं, तो जो डॉलर की कदर है वो स्ट्रांग रहेगी और हमारा रुपया जल्दी वीक हो सकता है। तो मेरे ख्याल में ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इतना आसान नहीं है कि सिर्फ इन्फ्लेशन नीचे आ रही है। तो इन्फ्लेशन भी देखें, बेस इफेक्ट की वजह से ज्यादा नीचे आ रही है कि पिछली साल में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा थी। अब वो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट, बेस बहुत बड़ा था, तो आज नंबर आपको कम नजर आ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता गिरता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन मंथ ऑन मंथ आप देखें चेंज किया है, मंथ ऑन मंथ अगर जो है महंगाई में कमी हो रही है तो फिर डेफिनेटली एक कट जो है वो होना चाहिए। और इससे एक और बड़ा इशू ये है कि जो मैंने कहा ना, रिफॉर्म साथ करने पड़ेंगे, फिजिकल साइड को मैनेज करना पड़ेगा, टैक्सेस को सही जगह लगाना पड़ेगा, कर्जों को में कमी लानी पड़ेगी। और साथ साथ अपने जो एक्सपेंडिचर्स हैं उनको भी गवर्नमेंट को जो है वो रिव्यू करना पड़ेगा, गवर्नमेंट का साइज कम करना पड़ेगा, लोकल आपके डिवॉल्व करना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेटिव सारे और फाइनेंशियल जितने भी आपकी जो है वो पावर्स हैं। तो ये सब काम करने हैं। फिर एसओईस की मैंने बात की, पेंशन के रिफॉर्म्स हैं, बहुत सारे काम है जो फिजिकल साइड पे करने हैं। तो यहाँ से अगर रेट कट हो भी जाता है बहुत ज्यादा, तो उसका फायदा अगर गवर्नमेंट को कर्जों की अदायगियों में मिल भी जाता है कम शरह सूद में, लेकिन वो गवर्नमेंट फिर उसको सही से अगर अपने रिफॉर्म्स में इस्तेमाल नहीं करती, तो फिर वहीं के वहीं हम खड़े हो जाएंगे कि इम्पोर्ट्स फिर बढ़ना शुरू हो जाएंगी, आपकी डॉलर आपके पास उस तरह से है नहीं, कर्जे आपके अभी भी 2-3 सालों में बहुत ज्यादा है, 70-75 अरब डॉलर आपने पे करना है। तो वो रोल ओवर भी होता रहेगा और कर्जे बढ़ते भी रहेंगे, तो हम उस ट्रैप में फंसे रहेंगे। तो उसके कहने का मतलब ये नहीं है मेरा कि इंटरेस्ट रेट को नीचे नहीं आना चाहिए। मैं कह रहा हूँ इंटरेस्ट रेट को नीचे आना चाहिए ताकि बिजनेस एक्टिविटी हो, लेकिन साथ साथ रिफॉर्म्स होंगे तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा बेहतर होगा, बनेजो देश के कि हम वही मॉडल फॉलो करें जो हमने पिछले 30-35-40 साल। अच्छा सर, चाइनीज ब्रांड की जो ये गाड़ियां हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है वो ज्यादा अब इन पे फोकस कर रही है। जो मौजूदा जापानीज ब्रांड की हैं, बिग थ्री, और कोरियन ब्रांड की जो गाड़ियां थी, उनमें अब डिफरेंस हम देख रहे हैं। तो आगे जाके आपको क्या नजर आ रहा है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर को लेकर गवर्नमेंट क्या इकदाम करे? देखिए, मेरे ख्याल में तो हमें जो है ऑटो पॉलिसी बहुत ज़्यादा जो है वो बेहतर करने की ज़रूरत है, जिसके अंदर पिछले को 3-4 सालों 5 सालों में ये हुआ है, 6 सालों में नए असेंबलर्स आए हैं। लेकिन हमें अब जो है इनके लिए एक और काम बड़ा करना होगा, जो कि मेरे ख्याल में सिर्फ ऑटो इंडस्ट्री नहीं, काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज को कैटर कर सकता है। हमारे पास कॉपर की माइंस हैं और बहुत बड़ी माइंस हैं रेकोडेक में। और अभी एक बात हो रही है कि सऊदी अरेबिया जो है इन्वेस्ट करेगा, प्लान कर रहा है कि रेकोडेक में इन्वेस्ट करे। तो मैं ये समझता हूँ कि हम कॉपर को निकाल के सिर्फ एक्सपोर्ट ना करें, हम उससे इंडस्ट्री डेवलप करें। सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री बहुत बड़ी डेवलप हो रही है दुनिया भर में। सेमीकंडक्टर का मेन जो ये कह लें कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो बनता ही कॉपर पे। तो वो कॉपर हमारे पास है। अब ये हमने उसे कैसे डेवलप करना है, इंडस्ट्रियल जो है वो जो इनपुट है इंडस्ट्रियल, आपकी जो टेक्नोलॉजी की इनपुट है, टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री में जो इनपुट है सारी वो कॉपर के थ्रू। तो अब उसमें गाड़ियां भी हैं कि गाड़ियां अगर ईवी पे चलती हैं या वैसे भी चलती हैं तो उसमें चिप यूज होती है, और वो ऑफकोर्स उसमें कॉपर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। तो क्यों नहीं हम वो फंडामेंटल इंडस्ट्री डेवलप करते हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज्यादा आ रही है, लोग इंटरेस्टेड भी बहुत हैं, कंट्रीज भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं सेमीकंडक्टर में। दुनिया में एफडीआई में बहुत बड़े नंबर जो है वो आ रहे हैं। तो ऑटोमोबाइल की पॉलिसी में इसको कहीं ना कहीं हमने इंकॉर्पोरेट करना होगा, या हमें ग्रैंड पॉलिसी में करना होगा, अपनी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में, इकोनॉमिक पॉलिसी में इसका हिस्सा रखना होगा, जो माइनिंग मिनरल्स के अंदर आता है। और फिर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में भी आता है, मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज में भी काफी इनडायरेक्टली जो है वो रोल है, डायरेक्टली तो मैन्युफैक्चरिंग में। तो जो ऑटो पॉलिसी है उसमें ईवी को हमने प्रमोट करना है डेफिनेटली, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को। उसमें फायदे ये हैं कि आपका इंपोर्ट बिल कम हो सकता है, आपका जो है वो बनेगी तो बिजली बिजली पे ही होगा, लेकिन बिजली की जो सोर्स है वो सोलर की होनी चाहिए, विंड की होनी चाहिए, जिसकी
कॉस्ट बहुत ज्यादा नहीं है, इम्पोर्ट बिल में भी कटौती हो सकती है। तो जिसे रिन्यूएबल्स कहते हैं, सस्टेनेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूँ कि रिन्यूएबल्स में इन्वेस्टमेंट हम अट्रैक्ट करें। रिन्यूएबल्स में इन्वेस्टमेंट होगी तो ये ऑटोमोबाइल, रोड रोड ट्रांसपोर्ट जो चल रही है वो, ऑटोमोबाइल असेंबलिंग से लेकर मैन्युफैक्चरिंग और ये सारा जो है हम सेल्फ सफिशिएंट हो सकते हैं आने वाले दिनों में। और ईवी में हम एक बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं, ईवी में खुद भी असेंबल कर सकते हैं। चाइना के साथ कोलैबोरेशन, चाइना सबसे बड़ा जो है वो मैन्युफैक्चरर है ईवी का, और उसके पास जो लिथियम का खजाना है वो सबसे ज्यादा है इस वक्त। तो क्यों नहीं हम चाइना को इतना क्लोज फ्रेंड कहते हैं, तो हम इस तरह की पॉलिसीज में इनकॉर्पोरेशन क्यों नहीं करते, जिससे चाइना की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है या उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो हम ट्रांसफर करें, और यहाँ पे हम जो है कॉपर को किस तरह से डबटेल करके अपनी वैल्यूडेशन क्रिएट करें, इंडस्ट्रियल पूरा एक जो है कॉम्प्लेक्स क्रिएट करें जिसके अंदर ऑटोमोबाइल की भी जो है पॉलिसी हो और वहीं से ड्राइव हो रही है। तो मेरे ख्याल में ये कि कहते हैं ना बिग थिंकिंग की जरूरत है। तो ये सब काम हो सकते हैं और ये सारी इंडस्ट्रीज को जो हम कैसे कर सकते हैं अपनी इन रिसोर्सेज के। सर रिफाइनरी की बात करूँ तो रिफाइनरी पॉलिसी जो है वो हमने सुना है कि 6 महीने तक जो है एक्सटेंड हो रही है जो सिग्नेचर जो करने हैं। तो आपको क्या लग रहा है कौन सी रिफाइनरी सबसे पहले डील कर लेगी? पाक रिफाइनरी जिसका जो है वो डील चल रही है चाइना के साथ, और पार्को की चल रही है यूएई के साथ। तो आपको क्या लग रहा है कि कौन सी रिफाइनरी जो है वो सबसे पहले जो है वो सिग्नेचर कर लेगी? देखिए ये तो रिफाइनरी पॉलिसी पर है, पॉलिसी कब आती है, एक तो ग्रीन फील्ड पॉलिसी है, एक ब्राउन फील्ड पॉलिसी है। आई थिंक पहले ब्राउन फील्ड की बात हुई है, और अप्रूवल जल्दी हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि ये जो टैक्स बेनिफिट है 20 साल का है, 25 साल का है, 30 साल का है, जो भी टैक्स बेनिफिट के टेनर है ये तो इम्पोर्टेंट है ही। बट मैं रिफाइनरी सेक्टर को देखता हूँ कि इसमें अपग्रेडेशन की भी जरूरत है, और इसके साथ साथ जो है आपकी इंसेंटिव ऐसे हो जिसमें पेट्रोकेमिकल की पूरी चेन डेवलप। ये इंडिया ने किया है और हम भी कर सकते हैं। तो ये आपने जो रिफाइनरीज के नाम, ये सारे बेनिफिशरीज हो सकते हैं। अर्को हो सकता है, पीआरएल हो सकता है, एटीआरएल हो सकता है, सारे बेनिफिशरीज हो सकते हैं। और खासकर वो रिफाइनरियां जो कि अपग्रेडेशन के जो है मराइल में है। पीआरएल की बात करें, पीआरएल जो है वो नई रिफाइनरी लगाने की बात कर रहा है, एक्सपेंशन करने की बात कर रहा है। प्लस अब अरामको आ गया है और उसने गो पेट्रोलियम में जो है वो अपना स्टेक लिया, और फिर वो भी रिफाइनरी की बात कर। लेकिन प्रॉब्लम हमारे यहाँ जो ना गैस की अवेलेबिलिटी है, जो एज फीड यूज होती है वो ही हमारे पास कम है। तो आप अपना एक्सप्लोरेशन का हमें जो पोटेंशियल है वो बढ़ाना पड़ेगा, ताकि गैस हमारे पास बेहतर आए, या हम फिर एलएनजी पे काम करें या इंटरनेशनली किसी के साथ कोलैबोरेट करें। ईरान है साथ में, मतलब ओमान, ये सारे आपके सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं तो गैस भरी पड़ी है। खासकर अगर हम कतर की बात करें और ईरान की बात करें, तो उनके साथ क्यों नहीं हम ऐसे मुआहदे करते हैं जिससे गैस की फराहमी हमें, जिसमें इंडस्ट्रीज को भी गैस मिले, रिफाइनरीज लगाने के लिए भी जो है आपके पास गैस हो, और फिर जो है बड़े पेट्रोकेमिकल के कॉम्प्लेक्सेस आप क्रिएट कर सकें। इस मुल्क में बहुत पोटेंशियल है और यहाँ से हम फिर एक्सपोर्ट करें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। मेरे ख्याल में ये सारी रिफाइनरीज बेनिफिशियरी हो सकती है। लेकिन इसमें एक बड़ा जो इशू है ना वो स्मगलिंग का। स्मगल प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा आ रही है ईरान से, जिसमें पेट्रोल डीजल ये सब आ रहा है, 15% तक आपका कंट्रीब्यूट कर रहा है ये टोटल डिमांड का। तो उससे फिर ये डिस्करेज होती हैं रिफाइनरीज इन्वेस्टमेंट के लिए, और फिर रिफाइनरी पॉलिसी भी अप्रूव नहीं हो रही होती वक्त पे। आप देखिए कितना टाइम हो गया रिफाइनरी पॉलिसी को जो है वो अनाउंस हुए हुए, आए हुए, उस पर डिलिब्रेशन हुए हुए। तो अप्रूवल जल्दी हो, ग्रीन फील्ड है, ब्राउन फील्ड है, इंसेंटिव्स हैं, जल्दी हो ताकि इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट है। और फिर मैंने जैसे कहा कि गैस की अवेलेबिलिटी, ये सब चीज़ों को भी आपको इंश्योर करना होगा, ताकि जो है ना ये जो लिस्टेड रिफाइनरीज में इनको भी फायदा हो, जो नए आने वाले प्लेयर्स हैं उनको भी फायदा। सर आपने ईरान की बात की, तो आपको आइडिया है कोई पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन के कोई मामला चल रहे हैं? मेरे ख्याल में अभी तो कोई अपडेट उस पर नहीं है, क्योंकि आपको पता है सैंक्शंस का इशू है, ईरान और इसराइल का भी इशू काफी अभी दोबारा शुरू हुआ है, और यूएस की भी इंटरवेंशन बहुत ज्यादा होती है आपको पता है। तो मेरे ख्याल में हमें अपने जो है अपनी प्रायोरिटी देखनी चाहिए, और हमें गैस पाइपलाइन पे काम करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने तो अपने हिस्से का काम कर लिया है। अब हमारे हिस्से की तरफ नहीं हुआ काम, तो हमें करना चाहिए और यूएस के साथ रिलेशन अच्छे करने चाहिए, और बताना चाहिए कि हमारा इंटरेस्ट, हमारा इकोनॉमिक इंटरेस्ट है इसके अंदर, और किसी को हम सपोर्ट नहीं करते, हम अपने अवाम, अपने मुल्क के लिए काम करें। तो हाल में डिप्लोमेसी का भी एक एंगल है, इसमें डिप्लोमेसी भी आपको करनी पड़ेगी। ये सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक नहीं है, पॉलिटिकल, जियो पॉलिटिकल इशू भी है। जी। तो सेशन को रैप अप करते हुए लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी, ये जो सुनने में आ रहा है कि सऊदी के जो मोहम्मद बिन सलमान है वो पाकिस्तान जो है वो आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है किन सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट जो है वो मुतवक्के है? अभी जो है सऊदी अरब के 50 मेंबर्स की डेलीगेशन भी पाकिस्तान में विजिट कर चुकी है। तो रेफोटेक पे भी काम हो रहा है, तो आपको क्या लगता है क्या मामला जो है वो किन सेक्टर्स पे काम होगा? देखें जो सेक्टर्स इस वक्त सामने आ रहे हैं उसमें तो एक फूड एग्रीकल्चर का सेक्टर मेन है, फिर माइनिंग एंड मिनरल्स है, ऑयल एंड गैस है,
और इसके साथ शायद टेक्नोलॉजी भी हो सकता है। तो ये तीन चार सेक्टर्स हैं, टेक्नोलॉजी, ऑयल एंड गैस, मिनरल्स, माइंस एंड मिनरल्स एंड एग्रीकल्चर, फूड सिक्योरिटी। तो मेरे ख्याल में इन पे बात हो रही है, और इसमें भी ज्यादातर हो सकता है ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट हो, यानी कि जो ऑलरेडी प्रोजेक्ट चल रहे हो। अगर मार्केट की बात करें तो हो सकता है ओजीडीसी, पीपीएल, इनमें भी कोई स्टेक की बात हो, और इनमें भी इन्वेस्टमेंट हो, या फिर इनका हिस्सा जो है वो रेकोडेक में जो है उसको बाय कर लिया जाए। तो इस तरह की बात अभी हो रही है। फिर पेट्रोकेमिकल की भी बात हो रही है कि नई रिफाइनरी लगाने की भी बात हो रही है, कि नई रिफाइनरी जो अनाउंसमेंट हुई भी थी हमें 2019 में, किंग सलमान ने की थी। अब शायद उस पर कुछ बात हो जाए। वो 10 अरब की रिफाइनरी थी, होपफुली उस पर इन्वेस्टमेंट की बात हो। तो मेरे ख्याल में ऑयल एंड गैस, रिफाइनरी सेक्टर, और आपका एग्रीकल्चर हो गया, और साथ में टेक्नोलॉजी। तो ये सेक्टर ऐसे हैं जिसपे, माइन एंड मिनरल, मिनरल्स जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, माइन एंड माइनिंग। तो ये तीन चार सेक्टर हैं इन पे बात होती है, और इसी वजह से आपने देखा है मार्केट में भी जो है वो बेहतरी हुई है। डेलीगेशन अभी भी आया हुआ है, और हमें आज कल में चला जाएगा, 50 लोग आए उनके, और B2B एंगेजमेंट हुई है। इसमें काफी सारी जो है वो लिस्टेड कंपनियां भी और नॉन लिस्टेड कंपनियां भी जो है वो मिली हैं इन डेलीगेशंस के साथ। और होपफुली इसका रिजल्ट हो जाके कुछ अनाउंसमेंट्स हों, कुछ B2B एंगेजमेंट्स हों, और हमारी मार्केट ऑलरेडी उसको, उसकी पॉजिटिविटी रिफ्लेक्ट कर रही है। मुझे लगता है कि अनाउंसमेंट जल्द हो जाएंगी इंशाल्लाह, और उस पर मार्केट पे भी बेहतर इम्पैक्ट आएगा, प्लस ये जो मैंने सेक्टर्स आपको बताएं, इनमें भी एक्टिविटी जो है बढ़ सकती ओके, थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग योर वैल्यूबल टाइम। काफी इंफॉर्मेटिव है आपका सेशन। अपना ख्याल रखिएगा। है। थैंक यू अरीबा फॉर हैविंग, थैंक यू।